हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हमने अपने लास्ट वीडियो में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को किया था फिनिश, है ना, यानी कि जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड थी। आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमने सारे सेल्स के बारे में अपनी स्टडी को कर लिया था कंप्लीट। आज हम बात करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी से ही रिलेटेड। ये जो आज की टॉपिक है वो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी से ही रिलेटेड है। इसमें हम तरीका पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है। आपने ये तो पढ़ लिया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराना और फिर हमारे जो सेल्स हैं वो अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये अचानक से कैसे एक्टिव हो गए, कैसे हमारे सेल काम करने लगे, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे सेल्स कैसे काम करते हैं। तो इनके काम करने को लेकर दो प्रोसेस आपको पढ़नी है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, है ना। हमारी दो तरह की इम्यूनिटीज होंगी जो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी जिसकी हिंदी होती है सक्रिय प्रतिरक्षा, और पैसिव इम्यूनिटी विच इज नोन एज निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी नाम सुनते ही आपको एक बात माइंड में सेट कर जाना चाहिए। एक्टिव मतलब कोई चीज एक्टिव हो रहा है, और पैसिव निष्क्रिय यानी कि कुछ एक्टिव नहीं हो रहा है। तो क्या एक्टिव हो रहा है, क्या नहीं एक्टिव हो रहा है? जो एक्टिव होने वाली चीज है वो है इम्यून सिस्टम। अब देखिए, अगर हम किसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मदद से, बाहर से किसी मदद के जरिया अपने अंदर के इम्यून सिस्टम को जगा रहे हैं और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर हमारे लिए काम करने लग रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी, हमने डायरेक्ट किसी बाहर की मदद से अंदर के रोग कारक को मार दिया। हमने ये जिम्मेदारी इम्यून सिस्टम को नहीं दी, हमने बाहर से कोई मेडिसिन लिया और अंदर के कीड़े को मार दिया बिना अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव किए हुए, तो ये हो जाएगा निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव। तो यहाँ पे मुझे आपको ये समझाना है कि अगर आप अपने अंदर के मशीन को एक्टिव करवा कर तब बीमारी से लड़ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव, आपने बाहर से ही कोई ऐसा जहर यूज कर लिया जिससे आपके अंदर की बीमारी खत्म हो गई, यानी कि जो बैक्टीरिया के लिए पॉइजन है आपने डायरेक्ट उसी को यूज किया, आपने अपने मशीन को एक्टिव नहीं किया, तो उसको हम कहते हैं हमारा पैसिव इम्यूनिटी। तो आपको क्या लग रहा है, ज्यादा सही कौन होना चाहिए, एक्टिव या पैसिव? 2 मिनट सोचिए। तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बार भले ही इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बहुत देर के बाद इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। हो सकता है 2-3 दिन हम बीमार ही रह जाएं ऐसा करने पे, पर जब हमारा इम्यून सिस्टम एक बार एक्टिव हो जाएगा तो फिर दोबारा हमें किसी भी बीमारी का अटैक नहीं होगा। लॉन्ग लास्टिंग है, आपकी मशीन एक बार चालू हो गई तो वो आपकी लगातार हिफाजत कर रही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपने बाहर से ही एंटीबॉडी को अपने अंदर ले लिया और आपकी मशीन को कोई काम नहीं करना पड़ा और आपकी मशीन बंद की बंद रह गई, है ना। और क्या प्रॉब्लम हो गया कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाए बल्कि आप बाहर वाले पर आश्रित हो गए और वो आपके लिए काम कर रहा है। तो दोबारा अगर आपको बीमारी होगी तो फिर भी आपकी बॉडी कुछ नहीं कर पाएगी और फिर से आपको बाहर वाले से ही मदद लेना पड़ेगा। तो ये बड़ा जल्दी काम करता है, वेरी फास्ट, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये हमेशा आपका साथ नहीं देगा क्योंकि बार बार आपको इससे मदद मांगनी पड़ेगी। लेकिन एक बार अगर ये एक्टिव हो गया तो ये हमेशा आपकी मदद करेगा। यही छोटा सा फर्क है हमारे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, अगर हम लोग एक पॉइंट की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है, लेकिन ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव नहीं करता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका काफ़ी देर से एक्टिव होता है, एक्टिव आफ्टर सो मेनी टाइम्स, यानी कि बहुत टाइम के बाद ये एक्टिव होगा, लेकिन ये क्विक एक्टिव है।
ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, ठीक है, ये बहुत जल्दी आपके लिए लड़ना चालू कर देता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है इसका, काफ़ी वक्त तक ये आपका साथ देगा, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए ही साथ देगा। जब तक उस दवा का असर रहेगा आपके अंदर जो आपने लिया है, तब तक आप बचे हुए हैं। जैसे इसका असर ख़त्म होगा, जैसे इसका कंपोनेंट, इसका कंपोजिशन ख़त्म हो जाएगा, आपकी बॉडी में फिर से बीमारी आ जाएगी, फिर से आपको इससे मदद लेनी होगी। तो इस तरह से हमारी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी हमारे एक्वायर्ड सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो आइए आपको इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस दे दूं कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फ़र्क है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही स्लाइड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो आपके लिए पॉइंट्स रेडी हैं कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। नाउ वी आर हैविंग द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। मैंने तो आपको सारी बातें समझा दी हैं, पर डिफरेंसेस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो हम डिफरेंस डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर अगर हम अपने डिफरेंसेस में कैरेक्टर्स यूज करते हैं तो इसका एक प्लस पॉइंट मिलता है हमें कि हमने कैरेक्टर के साथ डिफरेंस दिया है। ओके, तो सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा डेवलपमेंट, कैसे डेवलप होती है ये दोनों इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे ही बॉडी के सेल के जरिया क्या होती है, डेवलप होती है। हमारी बॉडी का सेल ही इसको डेवलप करता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। और हमारे बॉडी के सेल को एक्टिव करवाकर हम क्या बनवाते हैं, एंटीबॉडी, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडी ही अपने बॉडी में डाल लेते हैं। हम हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप होने से रोक ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें तो डायरेक्ट एंटीबॉडी ही डाल दे रहे हैं, तो वही पैथोजन से क्या करेगा, फाइट करेगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारा इम्यून सिस्टम सुस्त रह गया, है ना। अब देखिए एक्शन, इट इज स्लो इन एक्शन। ऑफ कोर्स आपके पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिव होना है, कई तरह के सेल को एक्टिव होना है, तो ये तो स्लो काम करेगा ही। लेकिन इसमें तो आप ऑलरेडी एंटीबॉडी को ही डाल दे रहे हो, इसमें तो कुछ बनना नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, क्विक एक्शन करेगा, ठीक है। ये एक्शन में क्या होते हैं, क्विक होते हैं। ड्यूरेशन की बात होती है तो इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। मैंने आपको बोला क्यों, क्योंकि आपका सेल ही अब आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया है, तो काफी वक्त तक वो आपकी सहायता कर सकता है। लेकिन यहाँ तो आपके सेल रेडी नहीं है, आप किसी दूसरी चीज पर, किसी बाहर की चीज पर आश्रित हो, तो जब तक वो रहेगा तब तक ही आपके सेल की हिफाजत कर सकेगा, आपके बॉडी की हिफाजत कर सकेगा। इसीलिए ये काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारे बॉडी में काम कर सकती है। साइड इफेक्ट्स, चूंकि हमारे यहाँ पर बॉडी के सेल का सवाल है तो कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं हो सकता है, लेकिन हम जो बाहर से यूज कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये जुड़ी हुई है वैक्सीनेशन से। अब वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे एंटीवेनम, सांप का काट लेना। सांप जैसे ही काटता है तो हम इंजेक्शन लगा देते हैं, उस इंजेक्शन में क्या होता है, स्नेक वेनम के अगेंस्ट काम करने वाली एंटीबॉडीज होती है। हमें तुरंत क्या करना होता है, उस पेशेंट को सेव करना है, इसलिए हम यहाँ पे एंटी वेनम यूज करते हैं। जो बनी बनाई एंटीबॉडी है और डायरेक्ट वो क्या करेगी, फाइट करेगी। क्लोस्ट्रम, एक बच्चे के अंदर जब उसका इम्यून पावर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है कि वो अपनी हिफाजत कर सके, तो माँ के मिल्क के जरिया जो एंटीबॉडीज जाती हैं उसके अंदर, तो वो भी क्या हो रहा है, पैसिव इम्यूनिटी हो रहा है। तो क्लोस्ट्रम क्या है, एक तरह का पैसिव इम्यूनिटी है, जो माँ से किसको मिल रहा है, शिशु को मिल रहा है ना, बाय द हेल्प ऑफ क्लोस्ट्रम, यानी कि मदर्स मिल्क। माँ का जो मिल्क होता है उसके जरिया भी बच्चे को इम्यूनिटी मिल रही है, तो वो भी क्या, इट्स अ काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंसेस तो हमने देखा। अब हमारी जो अगली टॉपिक है दैट इज वैक्सीनेशन, टीकाकरण जिसको कहते हैं, एंड इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षाकरण। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, टीकाकरण पर शॉर्ट नोट्स आता है एग्जाम में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वैक्सीनेशन आइदर इन सीबीएसई बोर्ड और इन योर बिहार बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड। तो वैक्सीनेशन क्या होता है, तो वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि हम वैक्सीन, टीका है ना, अपने बॉडी में हम वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करते हैं और उससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अब बार बार मैं यहाँ पर एक टर्म यूज कर रही हूँ, वैक्सीन। क्या होता है ये टीका, तो जो वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन में हम एक कमजोर, निहत्ते, निर्बल, यानी कि जो एकदम वीक पैथोजेन है, तो वैक्सीन क्या चीज है मैं आपको बताऊं। वैक्सीन जो होता है उसमें हम एकदम कमजोर या डेड,
वीकेंड एकदम कमज़ोर जर्म्स को अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, ठीक है। वो उसके अंदर चली गई। अब उस जर्म को देखकर, जो कमज़ोर जर्म है वो आपको नुकसान तो पहुंचा नहीं सकता है क्योंकि वो बहुत वीक है, लेकिन उसको देखकर आपके प्रतिरक्षा तंत्र क्या होंगे, इम्यून सिस्टम क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे और वो आपके उस पार्टिकुलर एंटीजन को देखकर एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। एंटीबॉडीज आपके बॉडी में बन गई और वो उससे फाइट करेंगे, तो वो तो तुरंत खत्म हो जाएगा और आपको बीमारी भी नहीं होगा। लेकिन वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है, उसके प्रिंसिपल ये है कि वैक्सीनेशन हमारे मेमोरी सेल के बेसिस पर काम करता है और हमारे मेमोरी सेल में एक ऐसा प्लस पॉइंट ऐड कर देता है जिससे हमें फिर से पार्टिकुलर उस एंटीजन से बचा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कमज़ोर दुश्मन अपने अंदर डाला जिसको देखकर रोग कारक डाला और उसको देखकर हमारी प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव हो गई। अब उसने एंटीबॉडी बनाया। मैंने आपको लास्ट क्लास में मेमोरी सेल के बारे में पढ़ाया था कि वो स्मरण कोशिकाएं हैं जो याद कर लेती हैं कि किस एंटीजन के अगेंस्ट में कौन सी एंटीबॉडी बनी है। अब मेमोरी सेल ने उस एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज कर लिया और एंटीजन को भी पहचान लिया। दोबारा से अगर एक्टिव पैथोजन आपने जो अपने अंदर डाला था उसको कमज़ोर बनाकर डाला था, लेकिन अगर दोबारा से शक्तिशाली और पावरफुल एंटीजन आपके अंदर एंट्री करता है, तब आपके मेमोरी सेल तुरंत एंटीबॉडी बनाएंगे क्योंकि उनको एक बार पहचान हो चुकी है ना। और आपके एंटीबॉडीज बनकर आपके एंटीजन से क्या करेंगे, फाइट करेंगे और आपकी हो जाएगी सेफ्टी। तो याद रखना है कि वैक्सीनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस सेल का है, मेमोरी सेल का है, क्योंकि इसी की मदद से हमारे एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो चलिए आपके लिए डेफिनेशन रेडी करते हैं कि वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन शब्द कहाँ से आया, किस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है टीकाकरण में, और टीकाकरण में और इम्यूनाइजेशन आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लिखा गया है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। बहुत लोग ऐसा कहते हैं या ऐसा सोचते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, टीकाकरण या प्रतिरक्षाकरण को लगभग सेम ही रखते हैं, तो वो सेम है, लेकिन उसमें एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों के बीच का काफ़ी बड़ा डिफरेंस तय करेगा। तो चलिए देखते हैं कि वैक्सीनेशन क्या है और क्या फ़र्क है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में। Now we are going to start with the definition part and the most important which you have to write in your board exams। जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो सारी पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए लिख दी गई हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले वैक्सीनेशन को हिंदी में कहते हैं टीकाकरण और इम्यूनाइजेशन को कहते हैं प्रतिरक्षाकरण, यानी कि हिफाजत जो होती है उसी को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज वैक्सीनेशन? एक नंबर का सवाल मैंने आपसे किया कि वैक्सीनेशन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ वैक्सीन इनटू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। टीकाकरण क्या है? तो जब हम टीका का ट्रांसफर किसी मनुष्य के शरीर में करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे हो सकता है कि हु कॉइन्ड द टर्म वैक्सीनेशन, किसने इस शब्द के बारे में बताया या किसने वैक्सीनेशन की जानकारी दी? तो आपको याद रखना है कि एक साइंटिस्ट थे मिस्टर एडवर्ड जेनर, जो कि लिखा हुआ है बोर्ड पर, उन्होंने हमें वैक्सीनेशन के बारे में बताया और उन्होंने सिर्फ वैक्सीनेशन ही शब्द नहीं यूज़ किया बल्कि उन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया, दैट इज वैक्सीन, यानी कि टीका। और वैक्सीन वर्ड को उन्होंने कहाँ से लाया, एक लैटिन शब्द वेका से लाया। वेका का मतलब होता है काऊ। तो बात यहाँ पर काऊ की कहाँ से आ गई? ये जो साइंटिस्ट है ये एक प्रैक्टिस कर रहे थे, इन्होंने काऊ पॉक्स पर काम किया है, यानी कि ये बहुत समय पहले एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने एक स्मॉल पॉक्स का ही एक रूप होता है जो ग्वालों को एक बीमारी हो रही थी और ये बीमारी जनरेट हो रही थी ड्यू टू काऊ, है ना। तो इस वजह से इन्होंने इसको काऊ पॉक्स का नाम दिया और इसमें उन्होंने वेक्का यानी कि वैक्सीन का इस्तेमाल किया और उस वैक्सीन की मदद से इन्होंने इस काऊ पॉक्स बीमारी को कंट्रोल किया। जब हम डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में तब हम जानेंगे कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस किया गया। अब देखिए वैक्सीन क्या होती है,
मैंने बोला कि वैक्सीनेशन शब्द जो है वो कहाँ से आया है, वैक्सीन से आया है। तो व्हाट इज वैक्सीन? तो वैक्सीन में आपको याद रखना है कि ये एक तरह का केमिकल है जो कि जिसमें क्या होता है, कमजोर और डेड, या तो मरा हुआ हम कोई रोग कारक लेंगे या तो इतना कमजोर रोग कारक लेंगे जो हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार की हानि तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम इसको देखकर क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे कि हमारे अंदर कोई दुश्मन आ चुका है और हमें अब इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाना है। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखा गया है, इट कॉन्टेन्स डेड और वीकेंड पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स विच कॉजेज एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। यानी कि अगर कोई रोग कारक, खास कोई रोग कारक आपके अंदर चला गया है तो उसी रोग कारक के हिसाब से एंटीबॉडी बनवा देगा कौन, वैक्सीन। और वो रोग कारक कैसा होना चाहिए, कमजोर। जैसे कि एक एग्जांपल, पोलियो का ड्रॉप बच्चों को पिलाया जाता है ताकि उनको पोलियो ना हो, है ना। तो ये पोलियो के ड्रॉप क्या है, ये वैक्सीन है। इसके इस ड्रॉप में क्या रहता है, पोलियो का ही पैथोजन होता है जो एकदम कमज़ोर होता है, और इसको जब हमारे शरीर में डाला जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम इससे फाइट करेगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इससे दो फायदा हुआ। फायदा नंबर 1 कि जो वैक्सीन हमारे अंदर गई थी वो इतनी कमज़ोर है कि हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। और फायदा नंबर 2 क्या है कि इसको देखकर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे इम्यून सिस्टम हो गए एक्टिव, ताकि अगर 5 साल के बाद अगर हमारे ऊपर किसी पोलियो वायरस का अटैक होता है, यानी कि जो मजबूत है, स्ट्रांग है, तो हमारे अंदर पहले से क्या बना हुआ है, एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, उस पोलियो वायरस से लड़ सकेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा वैक्सीन। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन क्या है, क्या होता है वैक्सीनेशन में, कैसे बॉडी काम करने लगती है। तो याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो मेमोरी सेल पर आश्रित है, यानी कि ये सेल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे ही वैक्सीन हमारे अंदर गया, वो कमज़ोर पैथोजन हमारे अंदर गया, एंटीबॉडी बनी और ये दोनों चीज़ें हमारे मेमोरी सेल्स में लोकेट हो गई। उसने उसको याद कर लिया कि इस एंटीजन के लिए ये एंटीबॉडी फाइट करेगी, ताकि दोबारा वक्त आने पर ये मेमोरी सेल तुरंत हमारे लिए क्या कर सके, एंटीबॉडी बनवा सके और हम सेफ हो जाए, है ना। तो ये क्या करता है, तो ये जो मेमोरी सेल है ये बी और टी सेल को क्या करते हैं, एक्टिव कर देते हैं, और ये बी और टी सेल एक्टिव होकर पैथोजन को तुरंत पहचान लेते हैं। यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये होगा आपका शॉर्ट नोट्स। अगर सीधा शॉर्ट नोट्स आता है कि टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वैक्सीनेशन, तो ये आपकी पॉइंट्स रेडी हैं। मैंने आपको बोला था कि वैक्सीनेशन से हम इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कराकर हम अपनी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। अगर आपको लिखा गया कि ये इम्यूनाइजेशन हो रहा है तो तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, ये वैक्सीनेशन हो रहा है तो तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या फ़र्क है वो डिफरेंस देखते हैं और देखते हैं कि वैक्सीनेशन करने का क्या क्या तरीका है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया गया है कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। हमें बस पता चला कि वैक्सीनेशन में हम वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कैसे कैसे वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या नाम होता है, क्या प्रोसेस होता है, एक छोटा सा चार्ट आपके नीट एग्जामिनर्स के लिए, कि जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए थोड़ा डिटेल में ये टॉपिक मैंने डाली। तो देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है हमारे वैक्सीनेशन का। तो मैंने आपको बोला था कि वैक्सीनेशन की मदद से हम क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। ओके, बिल्कुल सेम बात है कि वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन ये दोनों हमारे लिए एक ही तरह का रिजल्ट लाता है, और रिजल्ट ये है कि वो हमारी हिफाजत हो रही है, प्रतिरक्षा हो रही है हमारी। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, इम्यूनाइजेशन के तरीके में और वैक्सीनेशन के तरीके में डिफरेंसेस होती हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन के केसेस अलग होते हैं और वैक्सीनेशन के केसेस अलग होते हैं, है ना। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। इम्यूनाइजेशन के डेफिनेशन में आपको याद रखना होता है कि इम्यूनाइजेशन में जो एंटीजेनिक प्रोटीन या पैथोजेन फ्रैगमेंट या अदर मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजेन हम यूज़ करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें हम कंप्लीट एंटीजेन यूज़ नहीं करते। जैसे मेरे हाथ में एक पोलियो वायरस अगर रहता तो मैंने क्या किया, उस पोलियो वायरस में से इंजेक्शन से थोड़ा सा उसका केमिकल निकाला, मतलब थोड़ा सा केमिकल निकाल कर तब मैंने किसी इंसान के शरीर में डाला ताकि वो उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाए,
है ना। तो ये हो रहा है इम्यूनाइजेशन। लेकिन अगर उस कंप्लीट पोलियो वायरस का इस्तेमाल अगर मैंने कर लिया, पूरे के पूरे वायरस को ही मैंने किसी इंसान के शरीर में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में हम होल यानी कि पूरा का पूरा पैथोजन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उस पैथोजन में से उसका थोड़ा सा प्रोटीन मॉलिक्यूल या उसका थोड़ा सा कोई केमिकल या थोड़ा सा टॉक्सिन लेकर अगर हम किसी के बॉडी में डालें, तो हम वहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं, हम क्या कहेंगे, इम्यूनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो दोनों का तरीका क्या है, अलग होता है। देखिए, इम्यूनाइजेशन में जो डेफिनेशन है इससे आप समझ गए कि या तो हम लोग एंटीजेनिक प्रोटीन इस्तेमाल कर लेंगे, उस एंटीजन का थोड़ा सा प्रोटीन, या तो पैथोजन का फ्रैगमेंट, टुकड़ा, उस पैथोजन का थोड़ा सा अंश इस्तेमाल करेंगे, या कोई छोटा सा मॉलिक्यूल एंटीजन हम इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। लेकिन वैक्सीनेशन में मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन में जो डेफिनेशन है, इनोक्यूलेशन विथ होल पैथोजन, इसमें आपको पूरा का पूरा पैथोजन ही किसी इंसान के बॉडी में इंट्रोड्यूस करना होगा। इसमें आप थोड़ा सा फ्रैगमेंट नहीं निकालते, इसमें आप डायरेक्ट पैथोजन को ही क्या करते हैं, जो कमज़ोर होता है, वीक होता है, डेड होता है, उस कंप्लीट पैथोजन को ही हम हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे बच्चे के बर्थ के समय, है ना, बीसीजी का जो इम्यूनाइजेशन उसको कराते हैं हम लोग, बीसीजी वैक्सीन जो डाली जाती है, वो क्या है, वो इम्यूनाइज कर रहे हैं हम, उसमें कंप्लीट, वो क्या है, वो एक अंश है। बीसीजी वैक्सीन क्या है, वो एक अंश है, एक टुकड़ा है निकला हुआ, जो हम किसी बच्चे के शरीर में डाल देते हैं ताकि उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाए। लेकिन उसी बच्चे को हम पोलियो की जो ड्रॉप देते हैं, वो हम क्या करते हैं, कंप्लीट पोलियो वायरस ही उसके बॉडी में डालते हैं, जो कि क्या होता है, मरा हुआ या कमज़ोर। तो एक बच्चे में आप दो काम कर रहे हैं, किसी रोग कारक का थोड़ा सा अंश डाल रहे हैं ताकि उसके अंदर उस रोग कारक को लेकर क्षमता डेवलप हो जाए, तो आप वहाँ पर इम्यूनाइजेशन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उसी बच्चे में आप एक कंप्लीट रोग कारक को डाल रहे हैं ताकि उसकी बॉडी क्या हो जाए, डेवलप हो, इम्यून सिस्टम डेवलप हो, तो आप उस बच्चे में क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में का फ़र्क आपको क्लियर होगा। अब देखिए, वैक्सीनेशन करने के लिए ऐसे तो बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिससे सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन होता है, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। नंबर 1 इज़ एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन का मतलब होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि हम उस जर्म को, उस रोग कारक को हम क्या करते हैं कि कमज़ोर बना देते हैं, कमज़ोर बनाकर हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी बॉडी में क्या हो सके, एंटीबॉडीज़ बन सके, है ना। और इसका एग्जाम्पल मैंने दिया, पोलियो है, मम्स है, मिजिल्स है, ये सब जो हम लोग करते हैं, इन सब के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनती है वो किस प्रोसेस से हम बना रहे हैं, एटेन्यूएशन से बना रहे हैं। ठीक है, हम इसमें उस वायरस को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से कमज़ोर कर देते हैं और तब हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है पेप्टाइड फ्रैगमेंट। ये पेप्टाइड फ्रैगमेंट हमारे एंटीजन के लिए कोई असर नहीं करेगा, ये हमारे लिम्फोसाइट को एक्टिव करेगा। तो आपके अंदर हमने कोई ऐसा प्रोसेस यूज़ किया जिससे आपके अंदर के लिम्फोसाइट एक्टिव होकर आपको रोग कारक से बचा रहे हैं, तो ये भी तो आपकी प्रतिरक्षा हो रही है, हिफाजत हो रही है। तो पेप्टाइड फ्रैगमेंट बनाकर भी हम ये काम करते हैं, और ये जो होता है हेपेटाइटिस बी के केस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, जो कि एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हमारे काफ़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। डीएनए वैक्सीन, ये सबसे एडवांस है, मोस्ट एडवांस 3rd जनरेशन ऑफ जो वैक्सीन हो रही है वो बन रही है हमारी डीएनए वैक्सीन्स। ये क्या करती हैं, इनको हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जेनेटिकल इंजीनियरिंग की मदद से तैयार करते हैं, और ये हमारे अंदर जीन कोडिंग इनकोडिंग सिस्टम पर बेस होती है। ये एक तरह की जीन तैयार की जाती है डीएनए के मदद से, जो जीन हमारे एंटीजन के अगेंस्ट में लड़ता है। हमारे अंदर बहुत सारे जीन हैं, लेकिन ऐसा जीन तैयार किया गया जो जीन जाकर डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट हैं या जो एंटीजन हम पे अटैक करें उनसे फाइट करने की क्षमता डेवलप कर दे, तो दैट टाइप ऑफ वैक्सीन इज़ नोन एज डीएनए वैक्सीन। ये ज़्यादातर हमारे मतलब ऐसे सेक्शनल से रिलेटेड होता है जो कि बहुत ड्रेडफुल डिजीज़ होती है, जैसे लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब कोढ़ की बीमारी जिसको कहते हैं हम लोग, तो वो लेप्रोसी हो गया, फिर मलेरिया वगैरह है। इन सब से बचने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी डे बाय डे हो रही है एडवांस। तो ये 3rd जनरेशन ऑफ वैक्सीन में होती है काउंट। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो मैंने 3 तरीका लिखा है, इससे आप वैक्सीनेशन के 3 जनरेशन को काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली और एक ही तरीका उनको आता था, वो था एटीन्यूएशन। किसी जर्म को एकदम कमज़ोर करके, दुर्लभ करके आपके शरीर में डाल देना ताकि आपकी एंटीबॉडी बन जाए। तो इट इज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ वैक्सीनेशन। फिर हम थोड़ा सा एडवांस हुए, हमने सोचा कि जर्म्स को क्यों, अपने बॉडी को ही एक्टिव करते हैं, अपने सेल्स को ही ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो साइंटिस्ट ने पेप्टाइड फ्रैगमेंट पे काम किया। दिस इज सेकेंड जनरेशन ऑफ वैक्सीनेशन। लेकिन आज हम इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि हम किसी भी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी को एक्टिव कर सकते हैं, अपने सेल्स को एक्टिव कर सकते हैं, और हम बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में भी काफ़ी आगे आ चुके हैं। इसलिए हमने बनाई थर्ड जनरेशन ऑफ वैक्सीनेशन, दैट इज़ मोस्ट एंड मोस्ट एडवांस। तो अभी तक 3 जनरेशन ही वैक्सीनेशन की काउंट हुई है, और आप जैसे स्टूडेंट्स अगर और ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा अपने माइंड का यूज़ करेंगे तो हम बहुत जल्दी 4th जनरेशन ऑफ वैक्सीनेशन तक भी पहुंच सकते हैं, जहां पर कोरोना जैसे कई वायरस को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत अच्छा से पढ़ना होगा, बहुत प्रॉपरली पढ़ना होगा। टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड स्टडी मोर एंड मोर, एज मच नॉलेज एज यू कैन गैदर। प्लीज़ डू इट फॉर योर सेल्फ। थैंक यू। सी यू सून।